एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटी के 7th चैप्टर को, विच इज फेडरलिज्म। अब इंडिया में वी हैव यूनिटरी फीचर्स एज वेल, फेडरल फीचर एज वेल। तो इंडिया की जो सिस्टम है दैट इज नॉट कम्प्लीटली फेडरल, नॉट कम्प्लीटली यूनिटरी। तो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं इंडिया में फेडरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से फीचर्स जो है वो यूनिटरी फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द फेडरलिज्म, इसलिए इस चैप्टर में हमें फेडरलिज्म से रिलेटेड फीचर्स के बारे में पता चलेगा। फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से इसके अपोजिट फीचर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी कंट्री यूनिटरी भी है इन इट्स फॉर्म। तो ये हम देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये चैप्टर एग्जांपल दे रहा है ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड सुपर पावर्स होती थी, बट आफ्टर 1989 इसका डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन वाज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। जहां जहां पे भी ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा, जहां पे भी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो विद टाइम अपनी रिसेंटमेंट शो करेंगे टू दिस सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी बहुत ज्यादा डोमिनेंस पसंद नहीं होती। किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगर राइट्स को यहाँ पे वायलेट करा जाएगा तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे रिसेंटमेंट उनकी शो करेंगे ही करेंगे। विद टाइम वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का यहाँ पे ब्रेकेज देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ फेडरल कंट्रीज के भी एक चैप्टर एग्जांपल देता है, जैसे कनाडा came very close to the breakup between the English speaking and the French speaking regions of the country. कनाडा में फेडरलिज्म देखा जाता है, लेकिन डिसाइड बीइंग हैविंग द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म यहाँ पे ब्रेकेज की कंडीशंस देखने को मिली थी। मतलब फेडरलिज्म भी जब तक इसके बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स नहीं है, बहुत ज्यादा सूटेबल फीचर्स इसके अडॉप्ट नहीं करे जाते, तब तक फेडरलिज्म भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं माना जा सकता। सो ऑल द कंट्रीज मेंशन्ड अबव वर फेडरेशन, येट दे कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, चाहे वो रिलीजन के टर्म्स में बात करें, लैंग्वेज के टर्म्स में बात करें, या हमारे कल्चर के टर्म्स में बात करें, जियोग्राफी की टर्म्स में बात करें, या और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज के बेस में इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। तो हम एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को तो अडॉप्ट कर नहीं सकते थे। और ओवर वी हैव अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, उस ह्यूज पॉपुलेशन को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम टैकल नहीं कर सकता था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ज्यादा क्लियर थे कि हमें डिवीजन ऑफ पावर जो है वो करना ही पड़ेगा टू एंश्योर कि हम सक्सेसफुली एक नेशन को बिल्टअप कर सकें। इन स्पाइट ऑफ हैविंग दीज डाइवर्सिटी, हमारी एक कॉमन लैंड मास है और हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑफ द लैंग्वेजेस कि इंडिया में वी हैव 20 मेजर लैंग्वेजेस और सेवरल 100 माइनर लैंग्वेजेस। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखी जाती है। फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फेडरलिज्म देखा जाता है, लेकिन उस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स क्योंकि फिक्स्ड नहीं है, तो फेडरलिज्म को कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से अडेप्ट करा है। इसलिए फेडरलिज्म के बावजूद भी इंडिया में भी फेडरलिज्म है, यूएसए में भी फेडरलिज्म है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये है क्योंकि हमने फेडरलिज्म के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करा है और यूएसए ने फेडरलिज्म के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करा है। तो इस वजह से यहाँ पे फेडरलिज्म के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज इवॉल्व्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन कुछ की आइडियाज और कंसेप्ट्स होते हैं जो फेडरलिज्म से एसोसिएटेड होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है इसेंशियली फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो दो सेट ऑफ पॉलिटीज देखी जा सकती हैं। एक होती है सेंट्रल पॉलिटी, जैसे इंडिया में वी हैव फेडरलिज्म, तो वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। और या फिर एक होती है दूसरी इंस्टीट्यूशन होता है रीजनल इंस्टीट्यूशन। इंडिया में वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल। तो यहाँ पे दो सेट ऑफ पॉलिटीज देखी जाती है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप फेडरलिज्म में या तो सिंगल सिटीजनशिप भी हो सकती है, जैसे इंडिया में वी हैव अ न्यूमरस स्टेट्स, उन स्टेट्स के पास अपनी गवर्नमेंट्स भी है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स भी हैं। जैसे स्टेट में भी हैव द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी। उसी तरीके से सेंटर में भी वी हैव 3 ऑर्गन्स। लेकिन वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन नहीं होते हैं। तो हमारे इंडिया में कंसेप्ट चलता है
ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, जबकि कुछ फेडरल कंट्रीज में ड्यूअल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट चल सकता है। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए में अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज वो सिटीजन होगा ऑफ द स्टेट टू विच स्टेट दैट पर्सन बिलोंग्स, तो वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। तो फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट्स दो हो सकती हैं, सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे और रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट्स दो होती ही हैं, जबकि सिटीजनशिप या तो सिंगल सिटीजनशिप हो सकती है या ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकती है। सेकंड है, तो यहाँ पे अब देखो हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट करा, तो ये हमारा फेडरल फीचर नहीं है, क्योंकि फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो गवर्नमेंट्स हमारे पास हैं तो दिस इज द फेडरल फीचर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल सिटीजनशिप है तो दिस इज द ये हमारा हो जाएगा यूनियन का फीचर, यूनियन सेंट्रलिस्ट फीचर। नेक्स्ट है, टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज होती है, जैसे एक पर्सन जो है वो किसी रीजन से भी बिलोंग कर सकता है और नेशनल से भी बिलोंग कर सकता है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, वी आर इंडियन, और फिर हम जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं तो वी आर गुजरातीज, या झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो झारखंडी, तो हमारी दो आइडेंटिटीज हो जाती है। तो ये दो आइडेंटिटीज होना भी अगेन अ फेडरल फीचर। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ द ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट आर जनरली स्पेल्ड इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना भी एक फेडरल फीचर है। इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिमार्केटेड सेपरेशन ऑफ पावर है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना भी एक फेडरल फीचर है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिमार्केटेड है क्या नेशन के क्या कंसर्न हो सकते हैं, और क्लियरली डिमार्केटेड है इंडिया में कि कौन कौन से फंक्शन सिर्फ यूनियन के पास भी है, जैसे हमारा डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, इसको रेगुलेट करने का काम सिर्फ यूनियन के पास है, और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इट इज प्रेजेंट इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना भी एक फेडरल फीचर है। वो कैसे, कि अगर ये जो हमारी यूनिट्स ऑफ फेडरलिज्म है, जो हमारी सेंटर और स्टेट्स है, दीज आर नोन एज द यूनिट्स ऑफ फेडरलिज्म, तो ये हमारी यूनिट्स ऑफ फेडरलिज्म में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास हम इस डिस्प्यूट को लेके जा सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पे हम इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास जा सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी। तो कौन कौन से फीचर्स हमारे फेडरल फीचर्स को बताते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, देन हमारे ड्यूअल हमारी आइडेंटिटीज होगी, टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज होगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एंड वी हैव द इंडिपेंडेंट judiciary. Real politics, culture and ideology and history determine the actual working of the federation. A culture of trust, cooperation और mutual respect और ये restrain कर सकते हैं कि हमारा फेडरलिज्म स्मूथली फंक्शन करे। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये भी डिटरमाइन करती हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सेपरेशन को प्रमोट करे तो ये हमारे फेडरलिज्म को अच्छे से फंक्शन नहीं करने देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेशन को, यूनिटी को, इन सब चीजों को प्रमोट करे तो हमारा फेडरलिज्म कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है फेडरलिज्म इन नाइजीरिया का। नाइजीरिया में फेडरलिज्म शुरू तो हो गया था टिल 1914। नाइजीरिया सदर्न एंड नदर्न नाइजीरिया में जो है ब्रिटिश कॉलोनीज के अंडर आता था, लेकिन बाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, दैट इज इबादान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1950, जहां पे नाइजीरियन लीडर्स ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट करने के लिए डिसाइड करा, और थ्री मेजर एथनिक ग्रुप्स, इन मेजर एथनिक ग्रुप्स को यहाँ पे इनको डिवीजन कर दिया गया, इनके बीच में आपस में सेपरेशन ऑफ पावर दे दिया गया। लेकिन क्योंकि इन कम्युनिटीज में आपस में ट्रस्ट नहीं था, इनको लगता था कि दूसरी कम्युनिटी या दूसरा जो ग्रुप है वो इनकी पावर को एक्वायर ना कर ले, वो इनके रिसोर्सेज को एक्वायर ना कर ले, तो लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से, फियर्स और कन्फ्लिक्ट की वजह से इनका फेडरेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाया। सो दीज लेड टू द मिलिट्री रिजीम्स, एंड इन 1960 कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मिलिट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, मिलिट्री सुपरवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1979 में। ऑल्दो डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई थी इन द ईयर 1999, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस रहे, कन्फ्लिक्ट्स रहे कि कौन जो है हमारी ऑयल रिसोर्सेज को, हमारी रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्वायर करेगा, इस बात को लेके यहाँ पे इनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स रहे। तो ये नाइजीरिया का एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि फेडरल पॉलिटिक्स को भी अडॉप्ट करना कई बार सक्सेसफुल साबित नहीं होता, यहाँ पे यूनिटी को इंश्योर करवा पाने में फेडरल पॉलिटिक्स भी कई बार सक्षम नहीं हो पाती। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इंडिया में जैसे हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, या इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे लीडर्स को ये एहसास हो गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए हमें सेपरेशन ऑफ पावर तो देना ही पड़ेगा, हमें फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू फ्रेम अ गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन। अब हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हमने अगर फुल फ्लेजेड फेडरलिज्म दे दिया होता, फुल फ्लेजेड हमने डिवीजन ऑफ पावर कर दिया होता, तो उस केस में भी नाइजीरिया जैसा एग्जाम्पल बन जाता कि लोगों में आपस में, क्योंकि कम्युनल डिफरेंसेस भी उस टाइम पे चल रहे थे, ब्रिटिशर्स ने कम्युनल डिफरेंसेस को और ज्यादा प्रमोट करा था, तो उन केसेस में यहाँ पे कंफ्लिक्ट के चांसेस और बढ़ जाते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम अडॉप्टेड, जो हमने अडॉप्ट करा था, द प्रिंसिपल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वाज बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन। यहाँ पे कंपटीशन को ना बढ़ाकर कॉपरेशन को ज्यादा एनहेंस करा गया था। और इंडिया में हमने फेडरेशन को अडॉप्ट तो करा है, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट तो करा है, बट हमने कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड को यूज ही नहीं करा। रादर हमारे आर्टिकल 1 में प्रेजेंट है यूनिटी ऑफ द स्टेट्स, वर्ड यूनिटी ऑफ स्टेट्स इज मेंशन। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो आर्टिकल 1 में इंडिया के क्या क्या नाम दिए गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया दैट इज भारत। तो दो नाम आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री को किस नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स को मिलाकर हमारा इंडिया दैट इज भारत बनता है। फेडरेशन वर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं करा। और इसका सेकंड क्लोज कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be specified in the first schedule। तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स है, उसका क्या एरिया है, हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ये सारी चीजें हमारे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 1 में। तो आर्टिकल 1 में हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड को फ्रेज को यूज करा है, ना कि फेडरेशन को। फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। फिर वी हैव इंश्योर्ड द डिवीजन ऑफ पावर बाय इंश्योरिंग द टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे नेशनल लेवल पे वी हैव द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेवल पे वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इनके बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हमने वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा था इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये इंश्योर कराती है कि ये डिस्प्यूट्स जो अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये जुडिशरी उनको रिजॉल्व करेगी। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली डिमार्केट करता है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कौन से? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वी हैव द यूनियन लिस्ट, वी हैव द स्टेट लिस्ट एंड वी हैव द कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों ही लिस्ट में सब्जेक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। ये दोनों ही गवर्नमेंट्स लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स को सेंट्रलाइज करा हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ द नेशन कर दे। तो यह क्योंकि हम यूनिटी को बनाना चाहते थे, हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उस डाइवर्सिटी को डिवीजन ऑफ पावर के साथ साथ हमें एक इंटीग्रेटेड नेशन बनाने के लिए सेंट्रलाइज्ड कुछ चीजों की भी जरूरत थी। तो इसलिए हमने इकोनॉमिक चीजों को, इकोनॉमिक पावर को सेंट्रलाइज करा है, फाइनेंशियल पावर को सेंट्रलाइज करा है, तो एंड डिफेंस वगैरह जैसी चीजों को हमने सेंट्रलाइज करा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो तीनों लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इनमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर और पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरफेस, पोर्ट्स, करेंसी एंड कॉइनेज एंड फॉरेन ट्रेड। ये आप यहाँ पे एक बार इस लिस्ट को पढ़ के जाइएगा, फिर इस लिस्ट के एक बार अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि इंपॉर्टेंट मुद्दे, जैसे डिफेंस का मुद्दा हो गया, एटॉमिक एनर्जी हम इसका डिसेंट्रलाइज इस पावर का नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटॉमिक का मिस यूज जो है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। या फिर जैसे करेंसी एंड कॉइनेज जैसी चीजें हैं, अगर इस पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता तो फॉरफिटिंग ऑफ द करेंसी के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते, तो ये भी सेंटर के हाथ में रखा गया है। या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे सेंटर को इसकी सोल पावर दी गई है कि ऐसे मैटर्स पे अगर कोई लॉ बना सकता है तो वो सिर्फ सेंटर होगा। इसके अलावा स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे, स्टेट लेवल पे ही इसको लोकल लेवल पे इसको टैकल करने की जरूरत है। या पुलिस हो गया, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टेट पब्लिक सर्विसेज। तो ये सारी चीजें अगर आप एक दो बार इस लिस्ट को पढ़ते हो तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि अगर आप भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होते तो इन सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे एग्रीकल्चर का मुद्दा हो गया, एग्रीकल्चर लैंड बेस्ड एक्टिविटी है,
यहाँ पे इसका डिसेंट्रलाइज होना या इसको लोकल लेवल पे रेगुलेट करना ज्यादा ईजियर होगा और ज्यादा जरूरी होगा, तो इसलिए इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन हो गया, अब एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। इन केस सेंटर और स्टेट ने सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक पे लॉज बना दिए हैं, तो यहाँ पे सेंटर की लॉ प्रिवेल करेगी, क्योंकि वी हैव अ फेडरल सिस्टम लेकिन इट हैज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। तो क्योंकि सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी रखता है, तो सेंटर को यहाँ पे ओवर राइडिंग पावर दे रखी है कि अगर सेंटर इन सेम सब्जेक्ट पे लॉ बनाता है तो सेंटर की लॉ ही प्रिवेल करेगी। तो एजुकेशन का सब्जेक्ट हो गया, एजुकेशन के सब्जेक्ट में दोनों ही लॉज बना सकते हैं। या और भी अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, तो इन सब चीजों पे इनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। इन पे सेंटर या स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है। फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं है, उनको बोला जाता है रेजिडरी सब्जेक्ट्स। रेजिडरी सब्जेक्ट्स की पावर होती है विद द सेंटर। अब तीनों ही लिस्ट में नहीं है, कोई नए सब्जेक्ट्स जैसे कि नई चीज आती है जैसे साइबर लॉज, अब ये एक नया मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे ये मुद्दा नहीं था ऑब्वियसली। तो ये सब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट सेंटर के पास ये पावर जाती है, ये यूनियन लिस्ट में बाय डिफॉल्ट माने जाते हैं कि सेंटर ही इन पे लॉज बना सकता है। अब ये जो पावर है कि रेजिडरी पावर सेंटर के पास जाएगी, ये हमने लिया है फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कनाडा में भी रेजिडरी पावर लाई इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कनाडा से हमने ये प्रोविजन लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये भी हमने कनाडा से लिया है। इंडिया में भी वी हैव द फेडरेशन सिस्टम, लेकिन हमारे जो सेंटर है दैट हैज मोर पावर, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारे पास है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन विद इमेंस डाइवर्सिटीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या होगा, इससे जो हमारा, अगर इंडिया में बहुत सारी जैसे अब डाइवर्सिटी है तो बहुत सारी स्टेट्स भी है, अब बहुत सारी स्टेट्स को बहुत सारे ग्राउंड्स पे बनाया गया है। ओल्दो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये डिमांड बढ़ी थी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए, लेकिन हमारे इंडिया में लैंग्वेज बेसिस पे भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी अगर स्टेट्स को बनाते तो ये डाइवर्सिटी हमारी लैंग्वेजेस जो है वो विद इन कंट्री है, एक तो ओवरऑल ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कैसे फिर इनको लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड किया जाता। और इसको हम एक सोल क्राइटेरिया नहीं ले सकते क्योंकि डाइवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे नहीं है, अदर बेसिस पे भी इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इसलिए क्या है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने स्टेट्स को नहीं बनाया। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी अगर इतनी ज्यादा पाई जाती है तो स्टेट्स के डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बेसिस को लिया है बट बहुत सारे बेसिस इग्नोर भी तो हो जाते हैं फिर इस केसेस में। तो यहाँ पे स्टेट्स का आपस में डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेट्स डिसइंटीग्रेट ना करें, इसकी वजह से हमने सेंटर को ज्यादा पावर दी है कि सेंटर जो है वो इस डिसइंटीग्रेशन को प्रिवेंट कर सके और स्टेज पे कहीं ना कहीं अपनी पावर को बनाए रख सके। बिकॉज इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो प्रोविंसेस थी वो उस बेसिस पे ही डिवाइडेड नहीं था। वी ऑल्सो हैड प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे प्रिंसेस का रूल चलता था, राजाओं का रूल चलता था, और वो भी 500 से ज्यादा हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको भी हमने पूरे नेशन में इंडिया कंट्री के साथ मर्ज करना था। सो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, और उसको भी बना के रखना उसको सक्सेसफुली इतने सालों तक हमने बिल्कुल हमारे साथ एज अ नेशन, कंप्लीट इंडिया नेशन के हमने बनाए रखा है। तो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, और इसी टास्क को फुलफिल करने के लिए हमने सेंटर को ज्यादा पावर दी है स्टेट्स के कंपैरिजन में। बिसाइड्स अ कंसर्न फॉर यूनिटी ऑल्सो द constitution makers also believe the social economic powers problems of the country भी हम तभी टैकल कर सकते हैं जब हम सेंटर को ज्यादा पावर देंगे। जैसे उस टाइम वी हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटीज और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो रिक्वायर करती थी अ प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और सारी स्टेट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कराने के लिए सेंटर को ज्यादा पावर देना जरूरी था, क्योंकि सेंटर जो है वो इंश्योर करा सकता है कि स्टेट्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये पार्लियामेंट के हाथों में है। पार्लियामेंट चाहे
तो किसी भी स्टेट को डिसइंटीग्रेट कर सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया को चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, दो स्टेट्स को आपस में मर्ज कर सकती है, किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकती है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट है और ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। और आर्टिकल 2 एंड 3 में चेंजेस लाने के लिए पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और आर्टिकल 4 कहता है कि इस तरीके की कोई भी चेंजेस जो आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत आ रहे हैं, स्टेट्स के नेम में चेंजेस, स्टेट का डिसइंटीग्रेशन, स्टेट्स को नई न्यू स्टेट्स को बनाना, स्टेट्स की बाउंड्रीज में चेंज, अर्लियर स्टेट्स को डिसइंटीग्रेट करना, स्टेट को खत्म कर देना, स्टेट के नाम में चेंज करना, हर तरीके का चेंज पार्लियामेंट जो भी करेगा ये बाय सिंपल मेजॉरिटी होगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में केस में वी रिक्वायर द स्पेशल मेजॉरिटी। और यहाँ पे क्योंकि हमारा शेड्यूल 1 में मेंशन है स्टेट्स के नाम, स्टेट का एरिया, बाउंड्री, चेंज आएगा अगर आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत स्टेट के किसी भी फीचर में, तो चेंज आएगा शेड्यूल 1 में भी। तो शेड्यूल 1 में चेंज आना यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता, ये आर्टिकल 4 कहता है। या हमारा शेड्यूल 4 में मेंशन है राज्यसभा का सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इसमें भी चेंजेस आते हैं। अगर हम आर्टिकल 2 एंड 3 में किसी भी तरीके का चेंज करते हैं तो वो भी आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 एंड 4 दोनों में जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत चेंजेस आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते। सो दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आपको अगर ये नहीं भी समझ में आती तो यहाँ पे इस बुक में ये मेंशन नहीं है, एक बार के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, फिर से आराम से इसको, इस कंसेप्ट को अच्छे से देखेंगे फिर कभी जब हम पॉलिटी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी के टाइम पे भी क्या होता है। अगर हमने नेशनल इमरजेंसी लगा दी है, नेशनल इमरजेंसी को या तो अ पार्ट ऑफ अ कंट्री पे, कंट्री के किसी भी पार्ट पे, या पूरी की पूरी कंट्री पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी जब भी लगाई जाती है, सबसे पहली बात प्रेसिडेंट उसको लगाता है और फिर बाद में पार्लियामेंट उसको अप्रूवल देती है। इस केस में क्या होता है, इस केस में भी हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी पावर बिकम्स फुल्ली लॉफुली सेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के भी सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी फाइनेंशियल पावर्स भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है, या आइटम्स जो भी रिवेन्यू को जनरेट कर रही है वो चीज, रिवेन्यू जनरेटिंग पावर जो है वो यूनियन के पास है। जबकि स्टेट्स अगर फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए डिपेंड रहती है अपॉन द यूनियन। यूनियन जो है वो स्टेट्स को ग्रांट्स देता है और इन्हीं ग्रांट्स की वजह से स्टेट्स अपने जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको रन करती हैं। तो यहाँ पे रिवेन्यू जनरेटिंग पावर जो है वो सेंटर के पास है, और जो रिवेन्यू सेंटर ऑल ओवर जनरेट करेगा उसको ही एज अ ग्रांट रिवेन्यू को यहाँ पे सेंटर जो है वो स्टेट्स को देगा। और ये कितना ग्रांट देना है ये बताता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको अपॉइंट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद। और ये आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हैज मेनी रेवेन्यू रिसोर्सेज और स्टेट गवर्नमेंट मोस्टली डिपेंडेंट होती है अपॉन द ग्रांट्स। सेकेंडली, इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट। और प्लानिंग, जब भी प्लानिंग कमीशन हमारे पास, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तब हमने प्लानिंग कमीशन भी बनाया था। प्लानिंग कमीशन में भी ये होता है कि यहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है, सेंटर रेगुलेट करती है प्लानिंग के सिस्टम को, और यहाँ पे भी सेंटर के पास ज्यादा पावर हुआ तो यहाँ पे यूनिटरी टिल्ट अगेन हमें देखने को मिल जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट यूजेस इट्स डिस्क्रिशन टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू द स्टेट्स। अब ग्रांट्स एंड लोन्स यूनियन गवर्नमेंट ने देने हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी है वो यहाँ पे स्टेट्स को कितना ग्रांट्स या लोन्स दे। लोन्स पे तो कंप्लीटली अपनी मर्जी है, और जो ग्रांट्स का रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस कमीशन देता है, लेकिन ये रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता। तो जितना भी रिकमेंड करा गया है बाय द फाइनेंस कमीशन, ये सेंटर की मर्जी है कि सेंटर उसको माने या ना माने। अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर जो है वो ग्रांट दे सकता है स्टेट्स को। इसके अलावा गवर्नर का अपॉइंटमेंट, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हर एक स्टेट के गवर्नर को, और गवर्नर जो है ये जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में एक्ट करता है वैसे ही गवर्नर स्टेट में एक्ट करता है। गवर्नर के पास एक्स्ट्रा पावर्स भी होती हैं, जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई बिल है
अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कोई बिल आता था वो प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही लॉ बनता था, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में कोई लॉ गवर्नर के पास आता है और गवर्नर के एसेंट के बाद ही लॉ बनता है। और गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर होती है कि गवर्नर उस स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को अपनी एसेंट के बजाय यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए भी रख सकता है और फिर प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग उस बिल को यहाँ पे रेगुलेट कर सकता है। तो एक स्पेशल पावर है जहाँ पे अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के किसी बिल को रख लिया तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस बिल से रिलेटेड ज्यादा पावर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं जहां पे राज्यसभा अगर परमिट कर दे, राज्यसभा ने अगर रेटिफाई कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट सब लिस्ट मेंशन करी गई है कि स्टेट्स ही स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती हैं। बट अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में राज्यसभा ने परमिशन दे दी है तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है। आर्टिकल 257(1) नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को जिस तरीके से भी एक्सरसाइज करें वो इस तरीके से करें कि यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की पावर में कोई भी यहाँ पे डिटोरेशन ना देखने को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर जगह पे प्रिवेल रखा गया है। सो वी हैव अ फेडरल गवर्नमेंट विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनिटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे पास यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एम्पावर करते हैं। इसके अलावा वी हैव इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज में वी हैव 3 सर्विसेज इन कॉमन, जैसे कि वी हैव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं इनको अपॉइंट करा जाता है इन द स्टेट्स, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। बट अगर इनके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उस केस में यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना या उनका ट्रांसफर करना, तो ये सारी पावर्स रहती हैं विद इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अब ये सर्व कर रहे हैं अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट्स कैन नीदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर दे कैन रिमूव दीज ऑफिसर्स फ्रॉम द सर्विसेज। अगर इनको रिमूव करना है तो वो भी सेंटर के हाथ में है, अगर इनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो भी सेंटर के हाथ में है। स्टेट्स के पास इनसे रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ये भी सेंटर भेजता है इन द स्टेट्स। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 34 एंड 35 सॉरी 33 एंड 34। ये पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि ये ऐसे पर्सन्स को प्रिवेंट कर सके जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है वो अपनी सर्विस दे रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन जो इनके अगेंस्ट लिया गया है ड्यूरिंग द मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल के अकॉर्डिंग के टाइम पे अगर इन पर्सन्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया है टू द पार्लियामेंट। ये भी सेंट्रलाइज्ड फीचर है। एंड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी इसी बेसिस पे बनाया गया है विच इज नोन एज आफ्स्पा। आफ्स्पा भी मिलिट्री को ज्यादा पावर देता है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरफ ज्यादा जाता है, तो ये भी सेंट्रलाइजिंग फीचर है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स इन द फेडरल इंडियाज फेडरल सिस्टम। अब क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री में स्टेट्स को पावर्स दी गई है पर सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। अब अगर इन केस ऐसा हो कि सेंटर और स्टेट में दोनों में हमारे पास सेम टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तब तो यहाँ पे कोई मेजर इशू नहीं होता। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट है, जैसे इंडिया में हुआ था 1950s 1960s के टाइम पे, कांग्रेस यहाँ पे रूलिंग पार्टी होती थी, कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी होती थी एट द सेंट्रल लेवल एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, तो यहाँ पे आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता था। लेकिन मिडल ऑफ द 1960s में कांग्रेस की डोमिनेंस जो है वो कुछ डिक्लाइन होने लगी और लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में ऑपोजिशन पावर जो है वो ऑपोजिशन पार्टी पावर में आने लगी और एंड इट रिजल्टेड इन डिमांड्स फॉर द ग्रेटर पावर्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे क्योंकि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ऑपोजिशन की पार्टी रूल में आने लगी तो उन्होंने ज्यादा डिमांड करने लगी फॉर द ऑटोनॉमी, फॉर द मोर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। एंड सिंस 1990s कांग्रेस डोमिनेंस हैज लार्जली एंडेड और इस टाइम से 1990 से कॉलिजन पॉलिटिक्स का एरा शुरू हो गया और कॉलिजन पॉलिटिक्स के टाइम से स्टेट की डिमांड्स जो है वो ज्यादा बढ़ गई। क्या क्या डिमांड्स होती हैं फॉर द ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी रेफर्स टू द डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड पार्टीज, तो इनकी डिमांड्स भी डिफरेंट थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ कहते थे कि द डिवीजन ऑफ पावर जो आप ये कर रहे हैं ये स्टेट के फेवर में होना चाहिए,
क्योंकि स्टेट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को चला रहा है और स्टेट जो है वो बॉटम अप अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि स्टेट जो है वो बॉटम लेवल से, लोकल लेवल से जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को चला रहा है, तो स्टेट को आपको ज्यादा पावर देनी चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल और मैनी पार्टीज जैसे डीएमके, अकाली दल, सीपीआईएम, इनकी डिमांड होती थी ऑटोनॉमी की, ज्यादा पावर की, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए या कुछ स्टेट्स डिमांड करती थी स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सोर्सेज। ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करती थी कि क्योंकि स्टेट्स के पास अपने पास कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, स्टेट्स डिपेंड करती है अपॉन द ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है, अपॉन द लोन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है, या इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती, तो कुछ स्टेट्स जो है अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए डिमांड करती थी। थर्ड एस्पेक्ट या थर्ड चीज जिसके लिए ये डिमांड करती थी दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद द स्टेट, जो कि ज्यादातर सेंटर के पास अप्लाई करती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए भी स्टेट्स टाइम टू टाइम डिमांड करती रही हैं। फोर्थली इनकी डिमांड होती थी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज, जैसे तमिलनाडु या साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि डोमिनेशन ऑफ हिंदी जो आप ये कर रहे हैं इसको आप कम कीजिए, तो ये साउथ के स्टेट्स की लोगों की डिमांड होती थी। तो इस तरह की ऑटोनॉमी या इस तरह की स्टेट की ज्यादा एम्पावरमेंट को टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेट्स ने जो है वो यहाँ पे डिमांड करा है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ द गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर एक इलेक्टेड ऑफिसर नहीं होता, बहुत सारे गवर्नर जो होते हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट्स या पॉलिटिशियंस होते हैं, और गवर्नर्स को अपॉइंट करा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू बी मोर स्पेसिफिक बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सेंटर लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो गवर्नमेंट जो है ये गवर्नर को डायरेक्टली अपॉइंट करती है, तो यहाँ पे ज्यादा पावर होगी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। Actions of the governor are often viewed as an interference by the central government। अब गवर्नर क्योंकि इसको अपॉइंट करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये उन्हीं के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा, और इसके फंक्शन इन द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर करती है कई बार कि हमारे स्टेट के मुद्दों में ये गवर्नर अब इंटरफेयर कर रहा है, तो इनकी एक्शंस को एज एन इंटरफेरेंस कंसिडर किया जाता था। टू डिफरेंट पार्टीज, अगर डिफरेंट पार्टीज है तब द रोल ऑफ द गवर्नर्स बिकम इवन मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटर में कोई एक पार्टी है लेकिन स्टेट में दूसरी पार्टी है, अब उस पार्टी का ही पर्सन जो है, सेंटर वाली पार्टी का पर्सन उस गवर्नर को अपॉइंट करके भेज रहा है इन द स्टेट, बट स्टेट में डिफरेंट पार्टी है, तो यहाँ पे पार्टी बेस्ड कंफ्लिक्ट की वजह से इनका जो कंफ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सरकारिया कमीशन आया था, एक सरकारिया कमीशन अपॉइंट करा गया था फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसको अपॉइंट करा गया था इन 1983। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी इन द ईयर 1988। इन्होंने भी रिकमेंड करा था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन होना चाहिए, गवर्नर किसी भी पार्टी बेस्ड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। देन इनकी अपॉइंटमेंट्स जो है तो उनको पार्टी सिस्टम से दूर रखना चाहिए। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 356। ये आर्टिकल 356 बात करता है अबाउट द प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। इस केस में क्या होता है, जब स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर पाती तो उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट स्टेट रूल लगा देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा देता है, स्टेट इमरजेंसी लगा देता है। ये प्रोविजन भी होता है कि गवर्नर जो है वो रिकमेंड कर सकता है सेंटर को या प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे ये जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं चल रहा है, तो इस पे आप जो है अपना प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। गवर्नर की रिकमेंडेशन पे भी इसको लगाया जाता है, और बहुत बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि गवर्नर की रिकमेंडेशन की वजह से ही स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगी हो। इसीलिए भी गवर्नर जो है वो कन्फ्लिक्ट में रहता है कहीं ना कहीं। जैसे कि यहाँ पे ये कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर यहाँ पे गवर्नर के पास ये भी पावर होती है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट सेंटर की गवर्नमेंट को यहाँ पे डिसॉल्व कर सकता है, सेंटर की गवर्नमेंट को यहाँ पे खत्म कर सकता है। तो रिसेंटली हिस्ट्री में ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में मेजोरिटी है भी, वहां पे भी गवर्नर ने वहां की सरकार को डिसॉल्व कर दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑफ द केरल इन 1959 एंड विद, और ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे मेजोरिटी को टेस्ट ही नहीं कराया गया और वहां की सरकार को खत्म कर दिया गया, या वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। तो इस वजह से भी गवर्नर का जो ऑफिस है वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में रहता है, क्योंकि ये सेंटर के फेवर में काम करते हैं और स्टेट के कभी कभी अगेंस्ट भी चले जाते हैं।
इस आर्टिकल 356 को 1967 तक तो बहुत ही स्पेरिंगली यूज करा जाता था, कभी कभी यूज करा जाता था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जब ऑपोजिशंस बढ़ती रह गई, डिफरेंट सेंटर और स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सरकारें होती गई, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग होती गई, तो उस टाइम के बाद से इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और यहाँ पे ज्यादा इनके बीच में कंफ्लिक्ट जो मुद्दा है वो शुरू हो गया। इसको इस चीज को कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और कोर्ट ने भी एडवाइज करा कि इसको स्पेरिंगली ही यूज करा जाना चाहिए, पार्टी बेस्ड कंफ्लिक्ट के माध्यम से उसको रिजॉल्व करने के लिए इस चीज को यूज आर्टिकल 356 को यूज नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड्स फॉर द न्यू स्टेट्स। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स में कंफ्लिक्ट्स रहते हैं तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट्स नई स्टेट्स बनाने की भी डिमांड करती है। इन द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ इट वाज डिसाइडेड एज फार एज पॉसिबल स्टेट्स को इस तरीके से हम बनाएंगे कि ये जो हमारी कॉमन कल्चरल और कॉमन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लोग हैं वो एक ही स्टेट में लाए जाए। And it led to the demand for the creation of the linguistic states. After independence, linguistic states को लेके बहुत ज्यादा डिमांड्स बनानी शुरू हो गई और जिसके चलते दिसंबर 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बना था। In 1956, reorganization of the some states took place. ये मेजरली लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, लेकिन लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया वाज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि हम लैंग्वेज को एक सोल क्राइटेरिया नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया में और भी बेसिस पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इंडिया की इस तरीके से स्टेट्स बनाई गई। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमने ये करा, हमारी कुछ स्टेट्स बनी और विद द टाइम हमारी न्यू स्टेट्स बनती गई, जैसे कि इन 2000 some of the larger states were divided to both meet the demands of the separate state as well as meet the need of the greater administrative efficiency, जैसे कि मध्य प्रदेश का बनना, यूपी का बनना, बिहार का बनना, और इनसे डिवाइड मध्य प्रदेश यूपी एंड बिहार से डिवाइड होके अदर स्टेट्स का बनना, जैसे मध्य प्रदेश से डिवाइड होके छत्तीसगढ़ बना, यूपी से डिवाइड होके उत्तराखंड बना एंड बिहार से डिवाइड होके झारखंड का बना। इसी तरीके से 2014 से आंध्र प्रदेश से डिवाइड होके तेलंगाना बना एंड सम रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द सेपरेट स्टेट्स, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी भी एक विदर्भा रीजन की गवर्नमेंट विदर्भा रीजन में ये डिमांड चल रही है कि इस विदर्भा रीजन को सेपरेट करके इसको भी स्टेटहुड दिया जाए, एक विदर्भा सेकंड स्टेट बन जाए, अनदर स्टेट बन जाए, सॉरी। नेक्स्ट है इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स। इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स के बहुत ज्यादा इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, इनके जो बेसिस हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। मेनली दो जो होते हैं, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट, अगर किसी दो स्टेट्स में आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है तो वो बहुत बड़ा इशू बन सकता है ऑफ द डिस्प्यूट। सेकेंड इशू हो सकता है ऑफ द रिवर डिस्प्यूट, क्योंकि रिवर्स इंडिया में बहुत सारी है और रिवर्स सारी जो है अलग अलग स्टेट से पास ऑन हो रही है, तो रिवर के वाटर को किस तरीके से दो स्टेट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये भी एक कंफ्लिक्ट का इशू बन सकता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर बात करें, महाराष्ट्र कर्नाटका में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द सिटी ऑफ द बेलगांव, मणिपुर एंड नागालैंड में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसी तरीके से हरियाणा एंड पंजाब में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट है ओवर द सिटी ऑफ द चंडीगढ़ को दोनों ही स्टेट्स का कॉमन कैपिटल बना दिया गया है, बट दोनों ही स्टेट्स कहती हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, तो ये इनमें आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट एज वेल एज कैपिटल का डिस्प्यूट रहता है। 1985 में ये डिसाइड हो गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंडीगढ़ इज स्टिल द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एज वेल एज हरियाणा। तो बॉर्डर डिस्प्यूट इज वन ऑफ द डिस्प्यूट्स। अनदर डिस्प्यूट होता है रिवर वाटर डिस्प्यूट का, जैसे कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज एन एग्जाम्पल, जो कि है बिटवीन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, तो आपको ये याद रखना है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट मेजरली है बिटवीन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका। दोनों ही स्टेट्स के फार्मर्स जो हैं वो कावेरी रिवर के वाटर पे डिपेंड करते हैं, तो ये एक डिस्प्यूट का इशू बना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल प्रोविजंस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही, बट कुछ एक रीजन्स, कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गिवन देयर पेक्यूलियर, या तो उनके सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनमें एक साइजेबल इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है, इस वजह से इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया गया है। या कुछ हिली एरियाज को उनके जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इसको दिया गया है एक स्पेशल स्टेटस, या अदर स्टेट्स को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड तेलंगाना जैसे स्टेट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट एक स्पेशल कंडीशन है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल कंडीशन थी उसका आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द जो हमारे रीजन्स के जो आते हैं, जो भी हमारे रीजन्स में स्टेट्स आती हैं, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। 3 ही ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया को उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करा था, और उनको भी अलग अलग मेथड से इंडिया को ज्वाइन करा दिया गया था। उसमें से एक थी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और ये जो है ये पाकिस्तान से बॉर्डर भी शेयर करता था, तो उस टाइम पे ये कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर का में भी ये अराइज हो गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग, कुछ लोग चाह रहे थे कि इंडिया को ज्वाइन किया जाए, कुछ लोग चाह रहे थे पाकिस्तान को ज्वाइन किया जाए, तो यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन अक्टूबर 1947 यहाँ पे पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन भेजे थे कि आप जाके कश्मीर को कैप्चर करें। और उस टाइम पे जो इस एरिया के महाराजा थे, दैट इज महाराजा हरि सिंह, इन्होंने इंडिया से हेल्प ली और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा। ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन था, ये इंडिया का पार्ट बन गया। तो अगर आपसे पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर किसके तहत जो है इंडिया का पार्ट बन गया था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ के महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ साइन करा था, उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी इंडिया। देन आर्टिकल 370 ये कहता है द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट्स वाज रिक्वायर्ड टू मेक एनी लॉज एंड मैटर मेंशन्ड इन द, या कोई भी मैटर जो यूनियन एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट में है उससे रिलेटेड भी अगर लॉ बनानी है, तो आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका कॉन्फ्रेंस लेना पड़ेगा रादर। एंड इसके तहत द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास सिर्फ लिमिटेड पावर्स होती थी, एंड द अदर पावर्स लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट कैन बी यूज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ इसकी स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बावजूद ही यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट या कॉन्फ्रेंस लिस्ट पे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड लॉज बना सकता है। इसके अलावा there was a constitutional provision that allowed the president with the conference of the state government to specify which parts of the union list would apply in the state। तो प्रेसिडेंट जो है ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी के साथ ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे लागू होगा, चाहे वो यूनियन लिस्ट या कॉन्फ्रेंस लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट ही क्यों ना है। बट ये प्रोविजन बाद में एंड कर दिया गया था। देन जम्मू एंड कश्मीर हैड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट फ्लैग था, एंड द पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट वर फुली एक्सेप्टेड। बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। हमारे आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें हमारे पास मेजरली 3 ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, एंड वन ऑफ द ग्राउंड्स वाज इंटरनल इमरजेंसी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के बेस पे ये प्रोविजन था, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स पे इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, एंड जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे नहीं लगा सकती विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट, बिना स्टेट की मर्जी के नहीं लगाई जा सकती। द यूनियन गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे। एंड अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी जम्मू एंड कश्मीर में अगर अप्लाई होने हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन इस प्रोविजन को इंक्लूडिंग आर्टिकल 370 ये यहाँ पे खत्म कर दिया गया था बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज के टाइम पे ये प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आज के टाइम पे ये किसी भी अदर यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया की बाकी अदर यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हीं की तरह यहाँ पे फंक्शन करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने फेडरेशन के फीचर्स के बारे में पढ़ा, और स्पेशल फीचर्स, हमारा यूनिटरी टिल्ट किस किस वजह से है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताते हैं कि हम स्ट्रांगली फेडरल कंट्री नहीं है, हम यूनिटरी फीचर्स भी रखते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर की हम बात करते हैं, इसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस की हमने बात करी, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस पहले हुआ करता था उसके बारे में बात करी, और इसी एरिया से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस पिक करता है, और यही एनसीईआरटीज जो है ये आपकी स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करती हैं। इसलिए आप इस एनसीईआरटीज की सीरीज को फॉलो करते रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कोई भी सजेशंस हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और सिविल्स प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अपडेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।